Welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you all are doing great. So before I started the video, I want to say something to all of you that thank you so much. आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया. तो आगे भी अपने प्यार को ऐसे बनाए रखना. So without any further discussion, let's get start the video. Okay students. तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना, और वो सब मैं आपका शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू समझाने वाली हूँ. ठीक है, तो आप लोगों से कोई पूछ ले या फिर इसकी डेफिनेशन कोई पूछ ले कि क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों की कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? फॉर्म एलिमेंट्स. क्या बोलेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. और आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है. ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे और मैं इनके लिए टेबल बनाने वाली हूँ, तो उसको आप कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा सबके लिए. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो हमारी बॉडी में कितने परसेंटेज में होता है? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, चलो मैं फिर से बता देती हूँ. ये होता है 45%. अब मैं बात बताने वाली हूँ कि नीट के एग्जाम के लिए एक बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनकी सिंथेसिस होती कहाँ पे है? तो आप क्या बताओगे कि जो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, वहां पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होती है. क्या होती है? फॉर्मेशन. ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन आता है कि जो प्लाज्मा होता है ना हमारी बॉडी में या ब्लड में, उस प्लाज्मा की सिंथेसिस कहाँ होती है? तो वो कहाँ होती है? हमारी बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, आप सबको पता भी होगा कौन सी हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड? लीवर. तो जो प्लाज्मा है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? लीवर के अंदर. प्लाज्मा की सिंथेसिस कहाँ होती है? लीवर के अंदर. अब मार्क करें तो ये दोनों क्वेश्चन नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो रेड बोन मैरो में बनेंगे, और जो प्लाज्मा की सिंथेसिस होगी वो कहाँ होगी? लीवर के अंदर. ठीक है बच्चों, अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की. यहाँ पे हम इन तीनों को कंपेरेटिवली पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को लर्न करने में इजी हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की नंबर की. मींस आरबीसी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है? तो कितने अमाउंट में होता है? 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड. ठीक है, और जो WBC है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा? 6 to 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड. अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की. जो प्लेटलेट्स है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा? 1.5 to 3.5 लैक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनकी शेप की. मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किस शेप के होते हैं? तो मैं बात करती हूँ पहले आरबीसी की. तो आरबीसी किस शेप का होता है? बाइकनकेव और सर्कुलर. बाइकनकेव और सर्कुलर शेप का होता है. लेकिन अगर मैं बात करूं इसके एक्सेप्शन केस की, तो जो कैमल और लेमा जो होता है उसके अंदर बाइकन्वेक्स और ओवल इन
सेप। अब हम बात करते हैं WBC की सेप की। तो जो WBC होता है वो अमीबॉइड होता है सेप के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेप का होता है अमीबॉइड। अब आती है बारी प्लेटलेट्स की। तो जो प्लेटलेट्स की सेप होती है वो क्या होती है, इररेगुलर होती है। क्या होती है, इररेगुलर शेप, या आप लोग बोल सकते हो फ्रेगमेंट्स वाली शेप होती है इसकी, फ्रेगमेंट्स लाइक होता है ये, फ्रेगमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट, मीन इनके कलर की। ये हो गया शेप। अब हम बात करते हैं इनके कलर की। तो जो इसके नाम से इंडिकेशन मिल रहा है आपको, इसका पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल। मींस जो आरबीसी है उनका कलर कैसा है, रेड। कैसा कलर है इनका, रेड। और अब ये रेड कलर जो है ये किसकी वजह से है, आरबीसी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और जब ये हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन। तो इस हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी जो है उनका कलर कैसा है, रेड। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो जो डब्ल्यूबीसी है इसके नाम से इंडिकेशन मिल रहा है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। मींस ये कलरलेस है। क्या है ये, कलरलेस। और ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। क्यों है ये, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, अब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को मेनली लाइट येलोइश फ्लूइड के रूप में बताया गया है, लेकिन जब इनकी स्टेनिंग की जाती है तो लाइट पर्पल कलर भी इनका देखा गया है। तो आप क्या लिख सकते हो कि इनका लाइट ब्लू या पर्पल कलर इनका स्टेनिंग के टाइम पे देखा गया है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में हम बात करते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस की। किसकी, न्यूक्लियस की। मींस इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे कि जो आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट। और जो डब्ल्यूबीसी है इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियस अब्सेंट रहेगा। ओके ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप सबने ये सब पढ़ लिया, तो मैं आपको एक प्लेटलेट्स के अंदर एक टर्म बताने वाली हूँ जिसकी वजह से ये फ्रेगमेंट्स आते हैं प्लेटलेट्स के। वो कैसे, मैं यहाँ का थोड़ा इरेज कर देती हूँ। जो रेड बोन मैरो होता है ना, रेड बोन मैरो, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। क्या नाम होता है उसका, मेगा कैरियोसाइट्स। जब इस सेल का फ्रेगमेंटेशन होता है तो ये किसमें ब्रेक हो जाती है, फ्रेगमेंट्स के अंदर। अब इसका क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगी। उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स। मींस प्लेटलेट की फॉर्मेशन कहाँ हुई है, रेड बोन मैरो की जो मेगाकैरियोसाइट सेल्स थी उनका फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन हो गई। ये एक पॉइंट। जो आरबीसी है उनका स्पेशल फीचर क्या है, आरबीसी जो है उनके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। आप लोगों को पता होगा ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए। तो इनके अंदर क्या है, कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, नो ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट। समझ आया। और जो डब्ल्यूबीसी है इनका स्पेशल फीचर क्या होता है, ये डायपेडेसिस प्रोसेस शो करती है।
क्या शो करती हैं? डायपेडेसिस प्रोसेस। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये जो डायपेडेसिस प्रोसेस है ये होती क्या है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को इनका फंक्शन बताती हूँ, तब ये आपको जो ये टर्म है समझ में आएगी। ठीक है, तो जो ये आरबीसी है इसका फंक्शन क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है कौन? आरबीसी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को। तो ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये डब्ल्यूबीसी है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब आपको ये जो डायपेडेसिस फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो समझ में आएगी। अब देखो क्या होता है, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ छोटा सा, जैसे कि ये हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड कैपिलरीज मैंने बनाया है। क्या? ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, नाम लिख देते हैं इनका, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जैसे टिश्यू है, ये क्या है? टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कई बार। तो ये क्या बनाई मैंने? ब्लड कैपिलरीज, और ये क्या है? टिश्यू। और यहाँ पे है हमारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप की होती है ना, तो मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दी। ये क्या है? डब्ल्यूबीसी। अब क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ गया या कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया टिश्यू के ऊपर, जैसे ये है बैक्टीरिया। क्या है ये? बैक्टीरिया। तो मैंने बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी है वो डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है। तो क्या होगा, जैसे डब्ल्यूबीसी को पता चला कि भाई मेरी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ने एंटर कर दिया, तो ये क्या करेगा? ब्लड कैपिलरीज से स्क्वीज आउट हो जाएगा। कहाँ पे? टिश्यू के मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया के ऊपर, और इसको क्या कर देगा? डेस्ट्रॉय। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज हो जाना डब्ल्यूबीसी का, किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायपेडेसिस। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि डब्ल्यूबीसी का ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज आउट हो जाना टिश्यू के अंदर, क्या बोलेंगे हम उसको? डायपेडेसिस। और ये किसके लिए होती है? डिफेंस मैकेनिज्म को शो करने के लिए। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। उसी तरीके से प्लेटलेट का फंक्शन जो है वो क्या है? ब्लड क्लोटिंग। क्या है? ब्लड क्लोटिंग। डब्ल्यूबीसी है उसके अभी लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं है मेरे को, मैं सीधा बताती हूँ कि जो ग्रेनुलोसाइट सेल है, ग्रेनुलोसाइट्स मींस ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, अब ये 3 टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल। अब मैं एक टेबल के थ्रू बताऊंगी इन तीनों को। ठीक है, तो मैं एक टेबल बनाती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जैसे न्यूट्रोफिल, दूसरा लिखती हूँ मैं बेजोफिल्स, और थर्ड हमारा आता है क्या? इओजिनोफिल्स। क्या आता है? इओजिनोफिल्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में क्या पढ़ेंगे कि इनका परसेंटेज नंबर क्या है, इनका डायग्राम कैसे होता है, और इनका की फंक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि इनका डायग्राम क्या है, इनसे कैसे दिखते हैं। दूसरा, इनका परसेंटेज
नंबर कितना है, और थर्ड इनका फंक्शन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रल, और कोई, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो कोई चीज न्यूट्रल कब होती है, जब उसके अंदर एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसी को तो न्यूट्रल बोलेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स का क्या नाम हुआ, न्यूट्रल मीन्स एसिड और बेस, और फिल्स का मतलब हो गया लवर, मीन्स जो एसिड और बेसिक दोनों डाई से स्टेन हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो इनका आप बोल सकते हो स्पेशल फीचर भी बोल सकते हो या स्पेशल फंक्शन बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो स्टेन हो जाती हैं दोनों डाई से, स्टेन विथ बोथ डाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेजोफिल्स की, मींस बेजो का मतलब बेस और फिल का मतलब लवर, मींस बेसिक लवर। मींस क्या होगा कि जो बेजोफिल्स हैं वो स्टेन हो जाती है किससे, बेसिक डाई से। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि जो बेजोफिल्स हैं स्टेन विथ बेसिक डाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं इओसिनोफिल। देखो भाई, न्यूट्रल हो गया, बेसिक हो गया, अब क्या बचा, एसिडिक। तो ये क्या होगा, इओसिनो का मतलब एसिडिक और फिल का मतलब वही लवर, मतलब जो एसिड लवर है, मींस जो स्टेन हो जाए एसिड डाई से, स्टेन विद एसिडिक डाई। अब मैंने आपको यहाँ पे इन टर्म्स को ब्रेक कर करके दिखाया ताकि आप लोग इजीली इनसे आंसर हो सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम, इनका जो डायग्राम है ना उसको भी याद करने की ट्रिक बताती हूँ कैसे। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये मेरी ट्रिक है, समझ लीजिए। जैसे कि बेसो का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, अब इसमें एक ऐड कर दो आप, क्या हो जाएगा, 3। तो बेजोफिल जो है ट्राइलोब न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, ट्राइलोब न्यूक्लियस। और जैसे कि आपने को पता है कि जो ये बेजोफिल है किसका पार्ट है, ग्रेनुलोसाइड का, मींस इसके सेल्स के अंदर ग्रेनुल्स ही प्रेजेंट होंगे और ये क्या होगा, ट्राइलोब न्यूक्लियस। तो चलिए पहले हम बेजोफिल से स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। जैसे कि ये अमीबोइड शेप हुआ, ठीक है, और मैंने बनाया ट्राइलोब, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स। तभी तो हमने इसको ग्रेनुलोसाइड बोला है भाई। तो जो बेजोफिल है वो कैसा उनका स्ट्रक्चर है, ट्राइलोब न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट है। तो आप क्या बोल दोगे, ट्राइलोब न्यूक्लियस। ठीक है, अब आते हैं हम इओसिनोफिल पे। यहाँ पे ट्राइलोब है, तो इओसिनोफिल में याद करने का तरीका है, ये वैसे कोई ट्रिक नहीं है। ये मैंने सेल बनाई और इसके अंदर क्या होगा, बाइलोब होगा न्यूक्लियस, मतलब जैसे कि हमारे हेडफोन्स होते हैं ना उनकी शेप का होगा न्यूक्लियस। तो आप लोग भाई बना दो ऐसे, हेडफोन्स ऐसे ऐसे से होते हैं कुछ। मैंने बनाया ये न्यूक्लियस, और इसी की तरह ही हमारे यहाँ पे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स। जो रेड डॉट डॉट बना के दिखा रही हूँ मैं सेल के अंदर, ये क्या है, ग्रेन्यूल्स है। तो ये जो इओसिनोफिल है वो क्या है, बाइलोब्ड है। इसका न्यूक्लियस क्या है, बाइलोब न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। यहाँ पे ट्राइलोब हुआ, यहाँ पे बाइलोब हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। मैंने यहाँ पे बनाई सेल और यहाँ पे मल्टीलोब न्यूक्लियस बना दीजिए आप। ये हो गया हमारे न्यूक्लियस,
ठीक है, और ये हो गए क्या, ग्रेन्यूल्स। तो ये क्या नाम दे देंगे हम इसको, मल्टी लोब न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नीट का एग्जाम होता है उसमें या एनसीईआरटी की बुक में कहीं दिया मिलेगा आप लोगों को PMNLS, ये वर्ड दिया हुआ मिलेगा। तो इस वर्ड से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि PMNLS की फुल फॉर्म क्या है। तो आप क्या कहोगे, पोली, P मीन्स पोली, M मीन्स मोर्फो, N मीन्स न्यूक्लियर, और इस LS मीन्स ल्यूकोसाइट्स, मीन्स पोलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फो ल्यूकोसाइट, सॉरी पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, है ना। तो यही तो होती है न्यूट्रोफिली का, तो दूसरा नाम हो गया ये। न्यूट्रोफिल क्या होती है, मल्टीलोब। मल्टीलोब को आप क्या बोल सकते हो, पोलीमोर्फो। पोली का मतलब बहुत सारे, मोर्फो मीन्स मोर्फो न्यूक्लियर मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस हो गया, तो इसी टर्म को हम नाम दे देंगे PMNLS। इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत बार पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। अब अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो WBC के सबसे ज्यादा अमाउंट होता है, कितना, 60-65%। कितना होते हैं, 60-65% ऑफ WBC। ठीक है, जो बेसोफिल्स होती है वो तो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होती है, जैसे कि 0.5 to 1% ऑफ WBC। अब हम बात करते हैं इओजिनोफिल्स की या एसिडोफिल्स की, तो ये कितनी होती हैं, 1 to 2%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आया। अब हम इनके मेन फंक्शन की बात करते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, इओसिनोफिल्स होता है, इनका हमारी बॉडी में मेन फंक्शन क्या है। तो जो ये मेन अभी मैं बताने वाली हूँ ये सबसे मेन पार्ट है इस टॉपिक का। ठीक है, तो आप समझ लीजिए जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है हमारी बॉडी के अंदर, या फैगोसाइटोटिक होती है नेचर के अंदर। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, न्यूट्रोफिल्स आर phagocytotic in nature। अब मैं बताती हूँ फैगोसाइटोटिक इन नेचर होने का मतलब क्या है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि भाई आ गया, बाहर से कोई पैथोजन आ गया, तो ये न्यूट्रोफिल क्या करती है, उसको एनगल्फ कर जाती है, उसको बोलेंगे हम फैगोसाइटोटिक प्रोसेस। तो ये क्या करेंगी, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से पैथोजन एंटर करेगा तो फैगोसाइटोटिक नेचर शो करेंगी और उसको वहां पे ही किल कर देगी। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है, किसका, न्यूट्रोफिल्स का। अब हम बात करते हैं बेजोफिल्स की। बेजोफिल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी में कुछ टाइप के हार्मोन भी बोल सकते हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हिपैरिन, नंबर 2 पे सेरोटोनिन, और एक आता है हिस्टामिन। ठीक है, अब ये हिस्टामिन क्या करता है, जहां पे भी जिस भी ऑर्गन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है तो वहां पे ब्लड के फ्लो को ये बढ़ा देता है, कौन, हिस्टामिन। याद रखना, हिस्टामिन क्या करता है, जहां पे भी बेजोफिल्स को लगता है कि यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हुई वहां पे ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा, कौन, हिस्टामिन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया एलर्जिक, तो इसका काम क्या होगा, इओसिनोफिल्स का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करेंगी बॉडी के अंदर। क्या करेंगी, सॉरी बेटा यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस शो करेंगी, कौन, बेजोफिल्स। अब हम बात करते हैं इओजिनोफिल्स की या एसिडोफिल्स की। ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनको एसोसिएट करती हैं, कौन, इओसिनोफिल्स।
एलर्जिक रिएक्शंस को एसोसिएट करती हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आया, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो ए ग्रेनुलोसाइट की जो सेल्स थी वो कितने टाइप की होती है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं एक दो बार बता चुकी हूँ कि जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो 2 टाइप की सेल से बना है, जिसको हम बोलेंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये दोनों सेल्स क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट मीन इनके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं है। तो हम इनको भी एक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे कि इनका डायग्राम कैसा होगा और मतलब इनका परसेंटेज नंबर कितना है और इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हम बनाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स granules absent। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये कितने टाइप के हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो हम बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोनोसाइट्स और दूसरा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं इनका डायग्राम, इनका परसेंटेज नंबर और इनका की फंक्शन। ठीक है, तो जो मोनोसाइट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को पता चला ए ग्रेनुलोसाइट मींस इनके अंदर ग्रेनुल्स अब्सेंट होंगे। तो अब हम अगर इनका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हो गई हमारी सेल, इसके अंदर ग्रेनुल्स तो प्रेजेंट है नहीं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, हॉर्सशू शेप। कैसा, हॉर्स। स्टूडेंट्स, तो जो मोनोसाइट है उनके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं है और उसका शेप कैसा है, न्यूक्लियस का हॉर्सशू शेप। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हॉर्सशू शेप इनका न्यूक्लियस होता है कि इनका मोनोसाइट्स का। अगर हम इनकी परसेंटेज नंबर बात करें तो ये होती हैं 6 to 8%। ठीक है, और इनका की फंक्शन क्या होता है, ये भी न्यूट्रोफिल्स की तरह फैगोसाइटोटिक होती है नेचर के अंदर। तो इनका भी फंक्शन क्या हुआ, फैगोसाइटोटिक इन नेचर। इन नेचर। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो जो लिम्फोसाइट है वो 2 टाइप की सेल्स से बना है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये हो गई हमारी बी सेल्स और ये हो गई हमारी टी सेल्स। ओके, तो अब इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो लार्ज सेंटर्ड ऑफ मास होता है। क्या होता है, मतलब इनका न्यूक्लियस लार्ज सेंटर्ड ऑफ मास होता है, मतलब इनका बड़ा न्यूक्लियस होता है जो लार्ज मास को कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका डायग्राम लिम्फोसाइट में बी सेल्स और टी सेल्स का। इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो बड़ा है। परसेंटेज नंबर की बात करें तो ये 20 to 25% होती है नंबर के अंदर। अब इनका की फंक्शन आता है इम्यून रिस्पॉन्स शो करना इन दोनों सेल्स का। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करती हैं। क्या इंड्यूस करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये तो थी आज के हमारे इस टॉपिक के ऊपर बात की जो हमने पूरा एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ टर्म्स लेके आई हूँ, उनको इजी हो जाएगा। मतलब आप लोगों को जब नीट का एग्जाम देने जाओगे तो कई बार पूछ लिया जाता है या फिर आप लोग बार बार पढ़ोगे कि लीवर के अंदर जो मोनोसाइट्स होती है उनका क्या नाम होता है, किडनी के अंदर, लंग्स के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर जो मोनोसाइट होते हैं उनका क्या नाम होता है। तो आप लोगों को बार बार ये सर्च आउट करना होता है। तो आप क्या करो, यहीं पे मैंने एक जगह लिख दिया है ये मोनोसाइट्स के सबके, कि भाई लीवर के अंदर जो मोनोसाइट होंगे उनका क्या नाम होगा, कफर सेल्स। और किडनी के अंदर जो होंगी वो होंगी मेसेंजियल सेल्स। और जो लंग्स के अंदर होंगी उनको क्या बोलेंगे हम मोनोसाइट्स को, डस्ट सेल्स।
और जो ब्रेन के अंदर होंगी उनको बोलेंगे हम माइक्रोग्लियल सेल्स। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, और नीट के स्टूडेंट्स इसके ऊपर फोकस करें प्लीज। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे स्टॉप होता है, और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।